को मालूम है प्रोग्राम जो आप लोग देख रहे हैं राजमाता अहल्या योग केंद्र इंदौर से प्रसारित किया जा रहा है। मैं आप सभी साधक बंधुओं के ओर से इस महामारी संक्रमण काल में जो इतना बड़ा यज्ञ राजमाता अहल्या योग केंद्र इंदौर कर रही है उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथियों, महामारी काल में जिस स्थिति में आज कोरोना संक्रमण में पूरा राष्ट्र क्या पूरे विश्व मानव त्राहि त्राहि कर रहा है, मानव क्या सारे पशु पक्षी भी त्राहि त्राहि किए हुए हैं, उस स्थिति में आज राजमाता अहल्या योग केंद्र का ये यज्ञ मानव के लिए, हम सबों के लिए कल्याणमय हो, विश्व का कल्याण हो, इसी आशा के साथ आज का प्रोग्राम हम आगे बढ़ाते हैं। बंधुओं, जैसा कि आप लोगों को मालूम है आज का जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक आज लिया गया है वो है प्राणायाम एक परिचय। प्राणायाम किसी लैब में तैयार नहीं हुआ था, किसी लैब की ये देन नहीं है, ना तो नासा ने इसे तैयार किया। प्राणायाम हमारे ऋषि मुनि ने अपने ऊपर शोध करके फिर हमें बताया कि इस टेक्निक से हम सबल रह सकते हैं, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती रहेगी, हमारी एज बढ़ेगी। इसलिए सबसे पहले मैं उन सारे ऋषियों का हृदय से नमन करता हूँ जिनके द्वारा ये प्राणायाम हम लोगों को आज मिला, चाहे वो बुक के रूप में मैं पढ़ा हूँ या कहीं सुना हूँ या फिर जिन आचार्यों के द्वारा हम लोगों ने इसे ग्रहण किया है, सीखा है, उन सभी आत्माओं का पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और उन सभी आत्माओं को नमन वंदन। अब आते हैं मेन टॉपिक जो अपना है आज का, प्राणायाम एक परिचय। तो प्राणायाम एक परिचय जो टॉपिक है तो उसमें प्राणायाम क्या है, सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा प्राणायाम है क्या। प्राण जोड़ आयाम, प्राणायाम को अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो प्राण धन आयाम दो शब्द इसमें बनता है। प्राण क्या है, प्राण से क्या ताल्लुक, प्राणायाम में जो प्राण है वो है क्या, पहले हम इसको समझते हैं। प्राण जब हम पृथ्वी पे आते हैं, बच्चा जब जन्म लेता है, शिशु छोटा सा शिशु, तो उसी सांस के सहारे वो पृथ्वी पर आता है। उसके पहले उसे सांस की आवश्यकता नहीं रहती है, वो अपने से सांस नहीं लेता है, माँ के नाभि से जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन जब वो बच्चा पृथ्वी पे आता है, धरती पे आते ही सबसे पहले उसे जो प्राण वायु चाहिए वही है प्राण, जिसे हम जब तक जिंदा रहते हैं तब तक उसी प्राण आयु का, उसे हम आयु भी कह सकते हैं, एज भी उसे आप कह सकते हैं, प्राण आयु या प्राण वायु, प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा, जो भी आप कह लो, कहना कुछ भी हो, लेकिन उसका मीनिंग एक ही है कि उसी प्राणायाम में जो प्राण है वही प्राण शक्ति है। दूसरी चीज आती है आयाम। आयाम से मतलब है विस्तार, एक्सटेंशन। तो प्राण को आयाम देना, गति को बढ़ाना, प्राण शक्ति जो हम खींचते हैं ऑक्सीजन सांसें, उसको आयाम देना, गति देना, उस गति को एक्सटेंशन भी हम बोल सकते हैं, बढ़ाना भी बोल सकते हैं। तो प्राण को, शक्ति को बढ़ाने की जो क्रिया है या जो तकनीक है, जो टेक्निक है, उसे हम कहते हैं प्राणायाम। अब आगे बढ़ते हैं। प्राणायाम जब हम समझ गए तो अब समझना पड़ेगा कि प्राणायाम को हम करें तो कैसे करें। साधकों, इसे सीखने के लिए
हमें किसी खास चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना पैसे की ज़रूरत है। बिल्कुल ही प्रकृति ने हमें बिल्कुल ही फ्री में ये चीज़ दे रखा है। केवल हमें करना क्या है, उस तकनीक को पकड़ना है। तकनीक भी किसी योग आचार्य की भी ज़रूरत नहीं है। अगर योग आचार्य आपको मिले तो बहुत अच्छा, इनकेस नहीं भी मिले तो भी कोई खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने हमें सब कुछ सिखा के ही पृथ्वी पे भेजा है। अब कहेंगे जब प्रकृति ने हमें सिखा के भेजा है तो आप क्या सिखा रहे हैं? मैं कुछ सिखा नहीं रहा हूँ, मैं केवल अनुभव बता रहा हूँ। आपके घर में छोटे शिशु हैं, बहुत ही छोटा शिशु, नन्हा मुन्ना बच्चा, जिसे आप 3 माह से 6 माह का बच्चे को अगर आप अध्ययन करें, केवल उसे देखें कि ये सांस कैसे ले रहा है और कैसे छोड़ रहा है, तो हमें सारी विधि ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब वो बच्चा जो है, वो बच्चा सांस कैसे ले रहा है और कैसे छोड़ रहा है, इसे थोड़ा सा आप देखेंगे। 3 से 6 महीने का जो शिशु, नन्हा सा शिशु हमारे घर में सो रहा है, चाहे जागृत अवस्था में हो या निद्रा अवस्था में, जिस समय वो लेटा हुआ है उस समय भी अगर आप देखेंगे तो जिस समय वो सांस भर रहा है शिशु, उस समय उसका पेट गुब्बारे की तरह भर जाता है, और जिस समय फिर वो सांस छोड़ता है उस समय उसका जो है नाभि और पेट देखेंगे बिल्कुल धंस जाता है। तो सांस खींचने के समय जो लिया जाता है, उस समय आप देखेंगे सांस जब हम खींचते हैं तो सेम सिचुएशन हमारी बॉडी में होना चाहिए। जैसे नन्हा शिशु का, छोटे बच्चे का सांस खींचते समय ही आ जाता है उसका पेट में पूरा उसने ऑक्सीजन भर लिया, पूरे पेट को उसने ऑक्सीजन से भर लिया। ऑक्सीजन जब भर जाती है तो फिर जब वो छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड, उस समय देखेंगे पूरा पेट खाली कर लेता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम छोटा शिशु होते हैं तो उस समय तो हमें मालूम पड़ जाता है कि हमें कैसे सांस खींचना चाहिए, लेकिन आज हमें नहीं मालूम पड़ता है कि सांसें क्यों नहीं हम उस ढंग से खींच पा रहे हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम भूल जाते हैं इस चीज़ को। समस्या यहीं आ जाती है। शुरू से अगर मैं इस चीज़ को देखूं तो समस्या नहीं रहेगी, लेकिन आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं हमें करना क्या है। अब हम बढ़ते हैं। प्राणायाम मैंने समझ लिया, सांस खींचने की बच्चे का जो तकनीक है बिल्कुल सटीक है, साइंटिफिक है, इस चीज़ों को भी अब मैंने समझ लिया। अब हम लोग जैसा कि टीवी पे बार बार देखते हैं, उसमें 3 प्राणायाम का जिक्र बार बार होता है, और शायद हम सभी लोग उन 3 प्राणायाम को जानते हैं, जिसमें एक है भस्त्रिका प्राणायाम, दूसरा कपालभाति और तीसरा अनुलोम विलोम। इस तीनों का क्रम क्या होना चाहिए हमें समझने की ये भी थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी। इन तीनों का क्रम क्या हो, तो पहला जो है वो हम लोगों को करना चाहिए भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम एक तरह से वार्म अप का काम करता है। तो पहले हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम की ओर चलेंगे और फिर देखेंगे कपालभाति, लेकिन सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में जो टेक्निक है वो बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी करने की ज़्यादा ज़रूरत हमें नहीं है। कोई भी प्राणायाम अगर हम करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बिल्कुल शांत अवस्था में हम लोग बैठ जाएंगे। बैठने का तरीका क्या होना चाहिए, अब तो सवाल ये भी आएगा। तो बैठने का जो हमारा टेक्निक है, किसी भी आसन में कहा गया है जिस किसी भी आसन में आप आराम से बैठ सकें, उस आसन में आप बैठ सकते हैं। तो इसके लिए आप पालथी मार के भी बैठ सकते हैं। दूसरा, आप एक पैर के ऊपर
एक पैर या फिर दोनों पैर को आप ऊपर कर सकते हैं, या फिर वज्रासन में दोनों पैर को फोल्ड करके और घुटने के बल भी आप बैठ सकते हैं। इसके लिए कहीं कोई बंधन नहीं है। कुछ लोग ओल्ड एज हैं, चेयर पे भी बैठ सकते हैं, कुछ लोग चेयर पे भी नहीं बैठ सकते हैं तो बेड पर भी बैठ सकते हैं, दीवार के सहारे भी बैठा जा सकता है, दंडासन में भी बैठ सकते हैं हम दोनों पैरों को आगे करके, और इस ढंग से दंडासन की अवस्था में भी हम बैठ सकते हैं, बैठा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी नहीं आ रही? आज की डेट में इसकी ज़रूरत क्यों है? कोई सुन नहीं रहा। आज की डेट में इसकी ज़रूरत क्यों है? अभी आ रही है? जब हम देख रहे हैं पूरा पोल्यूशन पूरे वातावरण में, मेरा पूरा वातावरण ही क्या पूरे बॉडी में मैंने जहर लेके घूम रहा हूँ, मेरे पूरे बॉडी में विषैले तत्व भरे हुए हैं और मैं घूम रहा हूँ विषैले तत्व लेके। तो इसके लिए हमारा जो ये प्राणायाम है भस्त्रिका, इसका बहुत ही आज की डेट में ज़रूरत है। अब थोड़ा सा शरीर के सिस्टम को समझ लेते हैं कि भस्त्रिका क्या है और इसके बेनिफिट हमारे शरीर को क्या मिला। अब थोड़ी सी इसे भी समझना पड़ेगा। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं, 72,000 नाड़ी हैं। अगर योगा की भाषा में इसे कहें तो लेफ्ट साइड का जो शरीर का पोर्शन होता है, लेफ्ट साइड, उसको हम इंगला नाड़ी बोलते हैं और राइट साइड को पिंगला नाड़ी, और बीच का जो भाग है सहस्त्रार से लेके मेरुदंड से लेके नीचे तक, उसको हम वो सपोर्ट करता है दोनों नाड़ी को, उसे हम सुषमा नाड़ी बोलते हैं। तो ये तो हो गई इंगला, पिंगला और सुषमा। अब जब 72,000 नाड़ी है तो 36,000 नाड़ी हमारी बॉडी के लेफ्ट साइड में, बाएं तरफ जो है वो 36,000 नाड़ी हैं और दाएं तरफ जो है वो 36,000 नाड़ी हैं। तो 72,000 नाड़ी है और कनेक्ट किससे है? सुषमा नाड़ी से। तो हमारा जो ये बॉडी है इसमें 72,000 नाड़ी है और कनेक्ट है सुषमा से 36,000 लेफ्ट, 36,000 राइट की तरफ। अब हम थोड़ी सी इसे समझने की प्रयास करते हैं। आदमी, इंसान या मैं या और आप अन्न के बगैर जिंदा रह सकते हैं, रहा जा सकता है। बगैर अन्न खाए भी हम 40 दिन जिंदा रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल अन्न की मैंने बात किया, अन्न, फल, फ्रूट, इस सबों को अगर आप छोड़ देते हैं, केवल जल पी के आप 40 दिन जिंदा रह सकते हैं। लेकिन अगर पानी को भी अगर हम छोड़ देते हैं तो 5 से 8 दिन, बस, उसके आगे नहीं। तीसरी चीज़ आती है सांसें या ऑक्सीजन या वायु, जो भी आप कह लो। इसके बगैर हम कितना दिन रह सकते हैं? 5 मिनट, बहुत मुश्किल है। तो अब हम सोच सकते हैं हमारे शरीर में 72,000 नाड़ी हैं और उस नाड़ी को हम बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, उसे में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाते हैं, तो नसें, नाड़ियां काम करना छोड़ देगी। काम करना जब वो छोड़ देती है तो क्या होगा? काम जब वो नहीं करेगा हमारी नसें और नाड़ियां, तो धीरे धीरे, पहले तो सूक्ष्म रूप से, बाद में बृहत रूप से, 2 तरह से हमें एहसास होगा, हमारी बॉडी को एहसास होगा। पहला क्या होता है? जब 72,000 नसें नाड़ी को मैं ऑक्सीजन नहीं दे पाता हूँ तो वो जिंदा रहना तो उसका मुश्किल हो जाता है। तो जब वो जिंदा नहीं रहेगा तो फिर वो कुछ न कुछ तो बॉडी को गड़बड़ करेगा। तो जब हम भस्त्रिका लेते हैं या कपालभाति लेते हैं तो हमारे सारे नसें खुल जाते हैं। तो अभी जैसे कि मैं बताया, अभी जैसे मैंने इस प्राणायाम को किया भस्त्रिका को, इसके थ्रू मैंने सारे नसें तक ऑक्सीजन पहुंचा दिया और जितनी मात्रा में मैंने ऑक्सीजन को अंदर भेजा
उतनी ही मात्रा में मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक दिया। अब मेरा शरीर क्लीन हो चुका है। अब हम बिल्कुल ही क्लीन, तेजमय आभा मेरी जो है सो ललाट पे दिख रही है, चमक रही है, क्योंकि मेरा अंदर से सफाई हो चुका है। विषैले तत्व शरीर से बाहर हो चुके हैं। एक एक नस नाड़ी को मैंने प्राण वायु पहुंचा चुका है और वो सारे तत्व खुश हैं, वो खुश हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं रहा, क्योंकि आज उसे मैंने प्राणवायु पहुंचा दिया। तो जब प्राणवायु, जब मुझे ही जब अच्छी सांसें मिल जाती है तो मुझे भी अच्छा फीलिंग होता है। तो अंदर जो सांसें गई है, जिस जिस ऑर्गन को, जिस जिस टिश्यू को मैंने वो पहुंचाया है, वो भी मेरे बॉडी को अच्छा काम करेगा। इसका ये बेनिफिट्स है। अब सेकंड आते हैं कपालभाति। कपालभाति जैसा कि सुनाया और देखा हुआ है आप लोगों को, टीवी पे आप लोग देख चुके हैं। कपालभाति भी कोई नया प्राणायाम नहीं है, लेकिन कपालभाति जो हम लोग करते हैं वो बहुत अच्छा प्राणायाम है, लेकिन सबों के लिए एक जैसा नहीं है। कुछ लोग बॉडी का जितना जिसका कैपेसिटी है उसी हिसाब से प्राणायाम करें। सभी को एक जैसा मैं नहीं कह सकता। किसी की बॉडी की स्ट्रेंथ पावर ज़्यादा है, किसी का कम है, तो इस हिसाब से अपने बॉडी के हिसाब से आप लोग कोई भी प्राणायाम करें। जहाँ तक भस्त्रिका की बात है, इसे ज़्यादा नहीं करने हैं। इस शरीर को हीट करता है, गर्म कर देता है। ठंडी में आप ज़्यादा कर भी सकते हैं, लेकिन गर्मी के सीजन में बिल्कुल ही अधिक ना करें। अब कपालभाति की जो बात है, उससे पहले थोड़ी सी मैं इसका ड्यूरेशन बता दूं कि आप भस्त्रिका कितने देर कर सकते हैं। तो 2 से 5 मिनट ही करें, इससे ज़्यादा भस्त्रिका करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा बॉडी को जितना चाहिए 36,000 और 36,000 दोनों साइड जो पड़े हुए हैं नसें, वो अगर 5 मिनट अगर हम कर लेते हैं डेली, तो ऑटोमेटिक वो सजग हो जाता है और उससे बॉडी को नुकसान नहीं होता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट कपालभाति। कपालभाति जैसा कि हम लोग देख ही चुके हैं, सांसों को छोड़ने का। सांसों को छोड़ना, केवल छोड़ना, सांस खींचने नहीं है कपालभाति में, केवल हम सांसों को छोड़ते हैं। लेकिन सांसों को छोड़ने में फिर वही आसन जिसमें आप सुख से बैठ सकें, सुखासन में बैठें, पलथी मार के, एक पैर के ऊपर एक पैर, अर्ध पद्मासन या पूर्ण पद्मासन, दोनों पैरों के ऊपर दोनों पैर रख के पूर्ण पद्मासन, या फिर आप दंडासन में भी बैठ सकते हैं। जिस किसी आसन में, चेयर पे भी किया जा सकता है, बेड पे भी आप कर सकते हैं। और जिनको थोड़ा सा बीपी हाई हो, उनके लिए बिल्कुल वो धीरे धीरे करें, ज़्यादा ज़ोर से नहीं करें। ये भी शरीर को उष्णता देती है, लेकिन शरीर को सफाई करने में ये दोनों प्राणायाम बहुत ही बेटर है। खास करके कपालभाति जो है उस शरीर की सफाई है। जैसे हम साबुन और शैम्पू अपने बॉडी को लगाते हैं, ऊपर की त्वचा को तो मैं साफ़ कर लिया, लेकिन नीचे का त्वचा कैसे साफ़ होगा? वहाँ जो जहरीला हम लोग खाना खा रहे हैं, जहरीला पानी पी रहे हैं, जहरीला ऑक्सीजन ले रहे हैं, उसको सफाई कौन करेगा? उसके लिए कपालभाति। कपालभाति सेम पोजीशन में हम लोग बैठ गए, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, मन में कोई हलचल नहीं, कोई चिंतन नहीं, कोई मनन नहीं, बिल्कुल छोटा शिशु रूप, छोटा शिशु रूप, छोटा शिशु रूप। आँखों पे कोई तनाव नहीं, ओठों पे मुस्कान, बिल्कुल छोटा शिशु जिस रूप में हमें दिखता है। मेरा चेहरा सेम प्रकृति ने जैसा भेजा था वैसा ही होना चाहिए। कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल खाली खाली खाली। मेरा दिमाग खाली है, मैं कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ, मेरी बॉडी पे कोई हलचल नहीं, कोई तनाव नहीं, बिल्कुल शांत शांत शांत। अब मैं पुनः एक बार सांसें खींचेंगे और एक बार सांसें छोड़ देंगे। अब कपालभाति में केवल सांसों को छोड़ने हैं। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में
घुटने पे रख सकते हैं, केवल सांसों को छोड़ने हैं। और सांसों को जब हम छोड़ेंगे तो थोड़ा सा नाभि के ऊपर पेट पे थोड़ा सा प्रेशर आएगा, ऑटोमेटिक पेट ऑक्सीजन ले लेती है, सारे रोम छिद्र से ऑक्सीजन बॉडी में भर जाता है, रोम छिद्र खुल जाते हैं। हमें ज़्यादा कुछ ऑक्सीजन लेने के लिए प्रयत्न नहीं करने हैं, केवल सांसें छोड़ने हैं। देखते हैं कपालभाति। बिल्कुल शांत शांत शांत, आंखें बंद, सांसों पे ध्यान, सांसों पे ध्यान। हमारी बॉडी में सांसें कहाँ कहाँ घूम रही है, किस किस ऑर्गन को टच कर रही है। मेरा ध्यान केवल सांसों पे, मन में कोई हलचल नहीं, कुछ नहीं, केवल हम अंदर महसूस करेंगे। मेरी सांसें नाभि से नीचे, नाभि के ऊपर, हृदय में, पूरा फेफड़े में भर चुका है। एक एक नस में जो जहरीला पदार्थ पड़ा हुआ था वो निकल रहा है और वहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ चुका है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ चुकी है बॉडी में। अभी संक्रमण काल में भी जब हम कहीं जाते हैं क्राउड जगह पे, तो वो लोग भी क्या टेस्ट करता है या डॉक्टर भी क्या टेस्ट कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। आपके बॉडी में, आपके ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा क्या है? ऑक्सीजन की मात्रा अगर सही है तो आप सही हैं, ऑक्सीजन की मात्रा अगर कम है तो आप संक्रमित हो चुके हैं, पॉजिटिव हैं। फिर वो लिखेगा आप जाइए टेस्ट कराइए कोविड-19। तो कपालभाति के बाद भस्त्रिका। क्रम भी हमारा यही होना चाहिए। पहले में भस्त्रिका करें 2 से 5 मिनट, जितने बॉडी की क्षमता है उस हिसाब से। उसके बाद हमें कपालभाति करनी चाहिए। कपालभाति भी ज़्यादा नहीं करनी है, काफ़ी बॉडी को हीट करता है, बॉडी को अंदर से सफाई तो ज़रूर करता है, लेकिन ज़्यादा ये भी करने की प्राणायाम नहीं है। तो कपालभाति और भस्त्रिका दोनों पे हमारा फोकस केवल शरीर को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए, साफ करने के लिए। अब मेरा नेक्स्ट जो है, नाड़ी शोधन योगा में, या आप लोग कपालभाति के रूप में आप लोग उसे अनुलोम विलोम प्राणायाम आप लोग जानते हैं। योगा के शब्दों में उसे नाड़ी शोधन कहा जाता है। जैसा कि मैंने बताया, मेरा लेफ्ट साइड चंद्र नाड़ी या इंगिरा, राइट सूर्य नाड़ी, पिंगला। अब अनुलोम विलोम में क्या होता है, दोनों नाड़ी सम हो जाता है। हम एक नोज से सांसें भरते हैं और दूसरे से सांसें छोड़ते हैं। तो बॉडी में, जैसे आप लोगों को मालूम होगा, हमारे घर की माताएं जो बुजुर्ग हैं उन लोगों को अच्छी से मालूम है, कफ पित्त वात, ये 3 चीज़ से शरीर अगर सम है, तीनों जितना रहना चाहिए हमारी बॉडी में उतना है तो हम निरोग हैं। अगर उसमें कफ की मात्रा बढ़ जाए, पित्त की मात्रा बढ़ जाए या वात की मात्रा बढ़ जाए तो धीरे धीरे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है। तो कफ पित्त वात को सम करने के लिए जितना हमारे शरीर को चाहिए, उसके लिए
अनुलोम विलोम बहुत ही अच्छा प्राणायाम है और सभी लोग कर सकते हैं। अनुलोम विलोम किसी के लिए रोक नहीं है, कोई भी आदमी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। अनुलोम विलोम आप ज़्यादा से ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके लिए जैसे कि मैंने इंस्ट्रक्शन दिया कि प्राणायाम से दोनों जो अपना कपालभाति और भस्त्रिका, इसमें थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन ये है कि ज़्यादा नहीं करने हैं, इससे शरीर हीट हो जाता है। और अनुलोम विलोम आप जितना कर सकें, थकान नहीं देने हैं बॉडी को, आप रेस्ट कर लें, 5 मिनट करें, रेस्ट कर लें, फिर 5 मिनट करें, रेस्ट कर लें। इस ढंग से अनुलोम विलोम किया जा सकता है। तो आइए बढ़ते हैं। अनुलोम विलोम सेम सिचुएशन, सेम आसन, जिस आसन में आपको सुख मिले बॉडी को, सुखासन में बैठिए, या अर्ध पद्मासन या फुल पद्मासन या वज्रासन, दंडासन, चेयर पे या बेड पे, जैसे भी हम लोग आगे करते आए हैं सेम ऐसे ही। इसमें पहले जो हम शुरुआत करेंगे वो लेफ्ट से सांसें खींचेंगे, राइट को लॉक कर देंगे। लेकिन उंगली फिंगर मेरा कैसा रहेगा, जैसे ऐसे इस ढंग से एक अंगूठे को मैंने साइड कर लिया और लेफ्ट से मैंने सांसें खींच लिया। अब यहाँ 3 अंगूठे को, 3 उंगली, अंगूठे तो इधर ही हैं राइट की तरफ, बाकी इस साइड के 3 उंगली, अंगूठे के बगल का जो उंगली है उसको कुछ नहीं करना है, वो ऐसे ही खड़ा रखेंगे। और 3 उंगली साइड का, इससे मैंने इसको लॉक किया लेफ्ट को और राइट से सांसें छोड़ दी। फिर मैंने राइट से ही छोड़ा है, तो अभी अनुलोम विलोम में केवल ये मुझे देखने हैं, जिससे एक तो मैंने लेफ्ट से लिया और राइट से छोड़ दिया, दोबारा अब राइट से ही लेने हैं। पहले मैंने लेफ्ट से सांसें लिया था, अभी मुझे राइट से लेने हैं, और राइट से लेंगे अल्टरनेट मीन्स लेफ्ट से उसे छोड़ देने हैं। तो अभी मैं राइट से लेता हूँ, अब छोड़ना है लेफ्ट से, फिर मैं लेफ्ट से लेता हूँ, छोड़ने हैं राइट से, फिर राइट से लेता हूँ, छोड़ने हैं लेफ्ट से। इसी क्रम में बढ़ते हैं। अब आप लोग भी मेरे साथ स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे राइट से। अब थोड़ी सी इसमें इंस्ट्रक्शन है, आप लोग करते रहें। इंस्ट्रक्शन ये है कि लेफ्ट से मैंने सांसें खींचा और राइट से मैंने छोड़ दिया, फिर राइट से मैंने सांसें ली और लेफ्ट से छोड़ दिया। इतना तो हम समझ चुके हैं। अब इसमें थोड़ी सी छोड़ने का जो तरीका है उसमें और सांसें खींचने के तरीका में थोड़ी सी अंतर होनी चाहिए, ड्यूरेशन थोड़ा सा कम ज़्यादा है। अगर मैंने लेफ्ट से सांसें खींचा, मान चलिए 4 सेकंड या 3 सेकंड या 4 सेकंड, तो राइट से जब हम छोड़ रहे हैं तो उसकी काउंटिंग 8 सेकंड होना चाहिए। लेकिन इनकेस 8 हम एक साथ नहीं कर सकते हैं तो 6 करना चाहिए। 4 सेकंड मैंने सांसें खींच ली, देख लेते हैं, और 6 सेकंड में छोड़ने हैं। फिर 4 सेकंड में खींचेंगे, 6 सेकंड में छोड़ने हैं। इस अंतराल से हम करेंगे, ये सटीक है। और पहला जो मैंने किया वो सटीक नहीं था। तो सटीक ये है कि जितना देर मैंने सांसें खींचा उसका 1.5 गुना। 4 सेकंड मैंने लिया तो 6 सेकंड में आउट करें, और 4 सेकंड में मैं ब्रीदिंग इन, 6 सेकंड में ब्रीदिंग आउट। फिर से
बिल्कुल आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं, बिल्कुल शांत शांत दिमाग से, बिल्कुल शांति से, कोई हलचल नहीं। सांसें खींच रहे हैं, सांसें छोड़ रहे हैं, सांसें खींच रहे हैं, सांसें छोड़ रहे हैं। चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी दोनों तरफ चलायमान हैं। सूर्य नाड़ी से सांसें खींच के चंद्र नाड़ी के द्वारा छोड़ रहे हैं, चंद्र नाड़ी से खींच के सूर्य नाड़ी से छोड़ रहे हैं। अब इस स्थिति में बॉडी क्या हो रहा है, बॉडी का हलचल क्या होता है? बिल्कुल शांत हो जाता है मेरा मन, मस्तिष्क शांत हो जाता है। खास करके स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेटर प्राणायाम है, बहुत ही बेटर। जब हम गुस्से में होते हैं उस समय भी आप लोग सुने होंगे, सांसें खींच लो कहा जाता है। इस ढंग से अगर हम सांसें खींच लेते हैं तो भी मेरा मन मस्तिष्क शांत हो जाता है, शांत हो जाता है। ऑफिस में कोई टेंशन हो जाए, 2 मिनट कहीं भी बैठे हुए हैं, सांसें खींच लें, छोड़ दें, बिल्कुल शांति से सांसें खींचें, छोड़ें, सांसें खींचें, छोड़ें। सर दर्द होता है, डॉक्टर क्या करता है? मेडिसिन देती है, उससे क्या होगा? सेम सिचुएशन है, इंगला पिंगला, गरम और ठंड। हमारी नाड़ी जो ईरा नाड़ी है वो ठंड, चंद्र नाड़ी जो है उसे ठंडक पहुंचाती है बॉडी को, और सूर्य नाड़ी गर्मी पहुंचाती है। तो वही सिस्टम मेडिसिन भी करता है, नाड़ी को चेंज करता है। ठंडक से अगर कोई प्रॉब्लम है तो गर्म कर देगी मेडिसिन, और गर्म से कोई बॉडी को प्रॉब्लम हुआ तो ठंडा करता है। नाड़ी को ही चेंज करने का नाम है मेडिसिन। अब कुछ लोगों को थोड़ी सी एक टिप्स और, कुछ लोगों को आदत है, जैसे संक्रमण काल में हम देखते हैं उन्हें आदत से थोड़ी सी उन्हें दिक्कत हो रही थी लॉकडाउन में, और कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत क्या थी? उनका जो आदत है, हैबिट जो है, उससे उन्हें कुछ दिक्कत महसूस हो रही थी। कुछ लोग खैनी खा लेते हैं, कुछ लोग बीड़ी पी लेते हैं, कुछ लोग सिगरेट पी लेते हैं, तो उन्हें प्रॉब्लम रहती है। तो अगर आप चाहें कि मैं इसे छोड़ दूं, अगर आप चाहें तो मेरे कहने से नहीं छूटेगा। आप अगर चाहें तो उसे आप छोड़ सकते हैं। हल्का सा प्राणायाम है, केवल लेफ्ट से, लेकिन पहले मन में आपको संकल्प लेना ही होगा कि आज से मैं नहीं एक काम करूँगा, तो आप कर सकते हैं। संकल्प क्या है? मुझे जो ये आदत है उसे आज से ही मैं छोड़ रहा हूँ। और करना क्या है? राइट नोज को लॉक कर देंगे, दाहिनी नाक को लॉक करेंगे, और केवल लेफ्ट से सांसें खींचेंगे और छोड़ेंगे। आंखें बंद, बिल्कुल शांति से, जितना आप खींच सकें, 2 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना आपकी बॉडी की कैपेसिटी है उस हिसाब से आप सांसें खींचें और छोड़ें, बिल्कुल शांति से। इस ढंग से आप सांसें केवल लेफ्ट नोज से खींचें और लेफ्ट से ही छोड़ेंगे, राइट का यूज नहीं करने हैं। लेफ्ट नोज से मैंने सांसें लिया, लेफ्ट से ही छोड़ दिया, पुनः लेफ्ट से ही लिया, लेफ्ट से ही छोड़ दिया। अंतराल ऑटोमेटिक बन जाएगा। जब आप ज़्यादा सांसें खींचेंगे तो ऑटोमेटिक वो अंतराल आ जाएगा। केवल हल्का सा फोकस करना है। सांसें जब मैं छोड़ रहा हूँ तो थोड़ा सा ड्यूरेशन उसका बढ़ा दें। जितना मैंने सांसें ली उससे ज़्यादा छोड़ें। अंदर जो भी चीज़ है विषैले तत्व, उसको ज़्यादा मैं बाहर फेंकूं। ऑक्सीजन ज़्यादा अंदर नहीं लें। ऑक्सीजन जितना लिए 4 सेकंड 3 सेकंड ठीक है, लेकिन छोड़ने का जो क्रम है वो ज़्यादा निकले। विषैला तत्व शरीर से ज़्यादा हम बाहर फेंकें। बस आप 10 मिनट इसको अगर कंटिन्यू कर लेते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, 10 से 15 मिनट, बस ज़्यादा करने की भी ज़रूरत नहीं है। 10 से 15 मिनट अगर आप कंटिन्यू कर लेते हैं 10 दिन, तो शायद आपको फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी नाड़ी सही हो जाएगी। फिर धीरे धीरे आपका आदत छूट जाएगा, और इसे धीरे धीरे अगर आप करते रहेंगे 10 दिन के बाद ही आपको मालूम पड़ेगा मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है।
अब हम बढ़ते हैं आगे इस प्राणायाम के फोकस पर कि हमारा जो ये प्राणायाम हुआ ये आप लोग किए तो आप लोग को कुछ मालूम पड़ा ही होगा बेनिफिट्स। अब एक हम लोग करते हैं ओम करेंगे। ओम उद्गित आप लोग सुना होगा, ओम प्राणायाम। ओम में सांसें नोज से खींचने हैं और मुंह से ओम का उच्चारण। देखते हैं पहले, फिर आप लोग करेंगे। दोनों हाथों को रफ करते हैं। पूरे फेस पे दोनों हाथ घुमा लेते हैं। अब जैसा कि शंकराचार्य जी मानव मात्र को शिवोहम ही कहे हैं कि मैं भी शिव हूँ, मैं भी शिव हूँ, मैं भी शिव स्वरूप ही हूँ। और वेद अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। तो अब हम लोग शिव हो गए। अब मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं भी ब्रह्म हूँ, मैं भी ब्रह्म हूँ। इसी संकल्प के साथ आइए 1 मिनट का प्रार्थना ईश्वर से इस कोरोना काल में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। साधकों, आज का जो ये प्रोग्राम आप लोग देख रहे थे, ये डायरेक्ट लाइव इंदौर राजमाता अहिल्या योग केंद्र से, जिसके लिए हम सभी साधकों की ओर से राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर को धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ कि इस संक्रमण काल में आपने जो ये प्रोग्राम चलाया, जिससे राष्ट्र ही नहीं पूरे विश्व को जो भी कुछ बेनिफिट मिलेगा वो आपके द्वारा ही हो रहा है। इसीलिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया धन्यवाद अदा करता हूँ। इसी शब्दों के साथ ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम।